हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाचन क्रिया के तहत पाचन ग्रंथियां पढ़ाने जा रहा हूं। पाचन ग्रंथियां और उससे निकलने वाले पाचक एंजाइम और पाचक रस, तो ये इस वीडियो के तहत आप पढ़ेंगे। अगर पाचन क्रिया आपको अच्छे से समझनी है तो उससे पहले आपको पाचन ग्रंथियां और पाचक रस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता रहता हूं पाचक आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां। देखिए कौन कौन सी आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथ वो होती है। सबसे पहले आएगी लार ग्रंथि। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे लार ग्रंथि, जिसे हम सैल्वुलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें जो आप पाचक ग्रंथि देखेंगे उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तीसरी जो आएगी गैस्ट्रिक ग्रंथि को हम अमाशय ग्रंथि भी कहते हैं। और तीसरे नंबर के आप फिर पढ़ेंगे इसमें आंतरीय ग्रंथियां, यानी कि इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। और फिर आप पढ़ेंगे इसमें यकृत, लिवर। और पांचवें नंबर पर अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ये पाचन से संबंधित, आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां होती है जिनसे पाचक रस का स्राव होता है। आइए आगे देखते हैं इसमें आहार नाल लाल ग्रंथि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल ग्रंथि के बारे में। लाल ग्रंथि समझिए, इसमें मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां खुलती है। मुख गुहा के अंदर जैसे ही हम भोजन डालते हैं तो मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां उपस्थित होती है। कौन कौन सी आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले वाली ग्रंथि अधोजिह्वा सबलैंगुअल ग्लैंड्स, यह सबसे छोटी लाल ग्रंथियां होती है। यह क्या है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि होती है मुख के अंदर। इसके बाद दूसरी जो होती है अधोमैक्सिला, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये दोनों जबड़ों के क्या होती है, दोनों जबड़ों के जुड़ने के स्थान के समीप होती है, अधोमैक्सिलरी। और तीसरी जो होती है जिसे हम कहते हैं कर्णमूल, यानी कि पैरोटोइड ग्लैंड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये समझिए। यह सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। अगर कभी भी पूछा जाए सबसे बड़ी लाल ग्रंथि का नाम बताए तो कौन सी होती है, कर्णमूल, जिसको हम पैरोटोइड ग्लैंड्स भी कहते हैं। जब यह विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, अगर इस ग्रंथि से, यह ग्रंथि विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो इसमें सूजन आ जाती है और जिसे हम गलसुआ कहते हैं। जब इस ग्रंथि, लाल ग्रंथि में सूजन आ जाएगी, और ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से, तो ये ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इस रोग को हम कहते हैं गलसुआ, यानी कि मैम्स कहते हैं। और कौन सी ग्रंथि सूजती है, ये कर्णमूल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सांप में पैरोटिड ग्रंथि जहर की थैली का कार्य करती है। सांप में जो ये पैरोटोइड ग्रंथि होती है, यही जहर की ग्रंथि का काम करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जहर की ग्रंथि का काम कौन सी ग्रंथि करती है लार में, वो होती है पैरोटोइड ग्रंथि, या जहर की ग्रंथि भी कहलाती है सांप में। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, ये देखिए आप तीनों प्रकार की ग्रंथियों को देखिए। सबसे पहले जो ये ग्रंथि है, देखिए ये वाली जो जीभ के नीचे एकदम होती है, इसे कहते हैं सबलैंगुअल ग्लैंड्स। ये कौन सी होती है, सबलैंगुअल ग्लैंड्स। और जो दूसरी होती है ये, इसको हम कहते हैं सब मैंडुलर ग्लैंड्स। और तीसरी जो होती है पैराटाइड, जो कान के नीचे के आसपास होती है, ये वाली, ये तीसरे नंबर की, इसको हम कहते हैं पैराटोइड ग्लैंड्स। ठीक है ना। तीनों की तीनों ग्रंथियां, तीनों की तीनों जोड़ी ग्रंथियां 1, 2 और 3, इस तरीके से तीनों की तीनों जोड़ी लाल ग्रंथि हमारे मुंह के अंदर उपस्थित होती है और भोजन पर पाचन क्रिया शुरू हो जाती है मुख के अंदर से ही। ये पाचन क्रिया में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप ग्रंथियां देखिए। इसके बाद लाल ग्रंथि के बाद आप देखिए लाल ग्रंथि से क्या निकलता है, लार। लार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप लार के बारे में समझिए। लार को सैल्विया भी कहते हैं। और लार क्या होती है, हल्की अम्लीय। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार हल्के अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 6.8 होता है। लार हमेशा हल्के अम्लीय होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर का स्राव निर्माण होता है, यानी कि प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार हमारे भोजन पे क्रिया कर जाती है, यानी कि स्राव होता है। और इस लार में क्या क्या उपस्थित होता है, 99% तो लार के अंदर होता है जल, 1% होता है लवण और पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम में कौन कौन से पढ़ेंगे आप, लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम और म्यूलिन एंजाइम।
ये वाले एंजाइम लार के अंदर उपस्थित होते हैं। टाइलिन का तो सबको ही मालूम होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट की मंड को स्टार्च में तोड़ देता है। अब देखिए टाइलिन क्या कहता है, 3 से 5% मंड को माल्टोज में तोड़ देता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि रोटी अधिक देर तक, या चावल की रोटी या गेहूं की रोटी को अधिक देर तक चबाने पर मीठी क्यों लगती है, उसका कारण यही होता है, जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो जो रोटी में हमारे मंड उपस्थित होता है पॉलीसैकेराइड के रूप में, उसको शकरा में तोड़ता है, माल्टोज में। और माल्टोज एक शकरा होती है, और शकरा कैसी होती है, मीठी। इसलिए गेहूं की रोटी को या चावल की रोटी को देर तक चबाने से मीठी लगने लगती है। दूसरा जो एंजाइम बताया इसके अंदर, लाइसोजाइम एंजाइम, ये क्या काम करता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है, एंजाइम लाइसोजाइम। अगर हम भोजन करते हैं और हमारे भोजन में कोई विषाणु या जीवाणु आ जाता है तो उसको लाइसोजाइम एंजाइम खत्म करने का काम करते हैं। याद रखना, टाइलिन मंड को माल्टोज में तोड़ने का काम और लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। इसके बाद जो म्यूलिन होता है, म्यूलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा इसलिए बना देता है ताकि भोजन आराम से मुंह से ग्रसनली में को होता हुआ अमाशय में चला जाए। इसलिए भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन एंजाइम। और ये कहां है, लार में। मेंढक तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कोई पूछे कि ऐसे कौन से जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर लार ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती, तो वो उत्तर हो जाएगा मेंढक या व्हेल मछली। नेक्स्ट, अब आप देखिए, ये आपने पढ़ा लार ग्रंथि के बारे में। अब देखिए दूसरी ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि, जिसे अमाशय ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरे नंबर की जो ग्रंथि होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्रंथि, इसके बारे में समझिए। अमाशय की दीवार, जो अमाशय की दीवार होती है, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है उसमें। अमाशय की दीवार के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। नंबर 1 कार्डियक ग्रंथियां, इसमें क्या होता है, म्यूकस का स्राव करती है। ये जो कार्डिक ग्रंथि होती है अमाशय की दीवार के अंदर, कार्डिक ग्रंथि, ये म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस कोसा पर फैलकर रक्षात्मक परत बना लेती है। ये जो म्यूकस क्या काम करता है, जो अमाशय की म्यूकस कोसा होती है उसके ऊपर फैल जाता है और एक रक्षात्मक कवच बना लेता है, ताकि अमाशय के जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन, ये अमाशय की दीवार पर कार्य ना करें। जो एंजाइम होता है ये अमाशय की दीवार को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए जो ये म्यूकस होता है जो एक रक्षात्मक कवर बना लेता है, ताकि पेप्सिन जो एंजाइम होता है और रेनिन जो होता है वो अमाशय की दीवार को पे क्रिया ना करे। ठीक है ना, तो इसलिए म्यूकस क्या कर लेता है, रक्षात्मक परत बना लेता है। ठीक है, किसकी कोशिका पे, म्यूकस कोशिका के ऊपर ही। ठीक है, दूसरी जो होती है ग्रंथि अमाशय की दीवार में, पाइलोरिक ग्रंथियां होती है। ये भी श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती है। देखिए म्यूकस या श्लेष्मा भी कहते हैं, ये भी यही काम करते हैं। पाइलोरिक ग्रंथि भी म्यूकस ही बनाती है। लेकिन जो तीसरी ग्रंथि होती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, फंडिक ग्रंथि। देखिए क्वेश्चन तो आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आए फंडिक ग्रंथियां किस अंग का भाग होता है, तो फंडिक ग्रंथियां कहां पाई जाती है, अमाशय में। या किसका भाग होता है, अमाशय का। याद रखना, कोशिकाओं के नाम से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पाइलोरिक ग्रंथियां किस कोशिका में उपस्थित होती है, या किस अंग में ये कोशिका उपस्थित होती है, तो उत्तर हो जाएगा अमाशय कोशिका में, पाइलोरिक ग्रंथियां। अब फंडिक कोशिका के बारे में समझिए। ये अमाशय के फंडिक भाग की दीवार में, जो अमाशय का फंडिक भाग होता है, देखिए ये अमाशय है, आप समझिए अमाशय, जब भोजन यहां से आता है, ये ऊपर का भाग अमाशय का, ये फंडिक कहलाता है। ये कौन सा होता है, फंडिक भाग होता है। और यहां जब शुरू होता है, एक भाग यह होता है, अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक फंडिक भाग, तीसरा नीचे ये पाइलोरिक भाग, ये नीचे का कौन सा भाग होता है। जब यहां आता है एक भाग ये होता है, तो 3 भाग अमाशय के होता है, फंडिक ऊपर वाला भाग, तो फंडिक भाग की दीवार में होती है, और जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इस फंडिक भाग में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नाम याद रखना। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन तो कंपटीशन में कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। कोशिकाओं के नाम से भी क्वेश्चन पूछते हैं, किस कोशिकाओं से पेप्सिन निकलता है, 4 कोशिकाएं बताई ना फंडिक भाग की। अमाशय का जो फंडिक भाग होता है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 1 मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किस कौन सा? मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं, ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम बनाती है। देखो ये है इंपॉर्टेंट, यही भोजन पे कार्य करेगा, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। अगर आपसे पूछा जाए कि पेप्सिन एंजाइम या रेनिन एंजाइम कहाँ बनता है, तो अमाशय के अंदर बनता है। और अगर कोशिका का नाम पूछे किस कोशिका में बनता है, तो उत्तर आ जाएगा मुख्य कोशिका में या पेप्टिक कोशिकाएं में। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है अमाशय के किस भाग में, फंडिक, वो कौन सा भाग पढ़ रहे हैं आप, फंडिक भाग में। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरी जो कोशिका होती है पैराइटल या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, जिससे क्या स्रावित होता है? एचसीएल। देखो इससे एचसीएल, याद रखना पेप्टिक कोशिकाएं किसका स्रावन कर रही है? पेप्सिन एंजाइम का और रेनिन एंजाइम का। जबकि पैराइटल या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, देखो बहुत मैंने कहा क्वेश्चन करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ध्यान से पढ़िए। ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती है कहां उपस्थित होती है? पहला क्वेश्चन अमाशय में। दूसरा, अमाशय के किस भाग में होती है? फंडिक भाग में। तीसरा क्वेश्चन, एचसीएल कहां से स्रावित होता है? ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से। या ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? एचसीएल। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, कोशिकाओं का नाम पता हो और उस कोशिका से कौन सा स्राव हो रहा है ये पता हो। तो दूसरा क्या है? एचसीएल। तीसरी जो कोशिका का नाम होता है वो होता है गॉबलेट कोशिकाएं। गॉबलेट कोशिकाएं, कोशिकाओं के नाम जरूर याद रखना। और इससे क्या निकलता है? म्यूकस या श्लेष्म का स्राव करती है। म्यूकस या श्लेष्म का स्राव करती है। और चौथी जो कोशिकाएं हो जाएगी अर्जेंटिफिन कोशिकाएं। अर्जेंटिफिन कोशिकाएं ये गैस्ट्रिक हार्मोन का स्रावन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैस्ट्रिक हार्मोन का स्रावन कौन से कोशिकाओं से होता है? अर्जेंटिफिन कोशिकाएं। चारों का नाम आपको कोशिका का पता हो और उनसे कौन सा चीज स्रावित हो रही है ये पता हो। तो चारों कोशिकाओं के नाम एक बार और आप देख लीजिए। मुख्य कोशिकाएं, दूसरा पैराटाइल या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, तीसरी गॉबलेट कोशिकाएं और चौथी अर्जेंटिफिन कोशिकाएं। अपने नोट्स बनाते चलिए और ये भी याद रखना कौन सा किस चीज से स्रावन कौन कर रहा, कौन से कोशिकाओं से क्या स्रावित हो रहा, ये जरूर पता हो आपको। नेक्स्ट, अब ये हुआ अमाशय के बारे में। तो इससे मैंने आपको बताया, ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मैंने कितनी ग्रंथि बताई। अब देखिए ये अमाशय हुआ, ये अमाशय हुआ, और ये इसका ऊपर का भाग होता है फंडिक भाग, जिसके ये 4 स्तर होते हैं। आइए अब मैं दिखा देता हूं। ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इस तरीके से ये ग्लैंड्स है, ये ग्रंथियां है। और इस ग्रंथि के अंदर ये जो कोशिकाएं अलग अलग तरह की, देखो रेड कलर की दिखाई दे रही, ये अलग कोशिका, येलो कलर की अलग कोशिका और ब्लू कलर की अलग कोशिका। तो ये कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कोशिकाएं मैंने कौन सी बताई? मुख्य कोशिका, चीफ कोशिका, जिसे पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लिपिड्स यानी कि ये हार्मोन निकलते हैं चीफ कोशिका से। और दूसरी ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है इसके अंदर, ये है पेरिटियल कोशिका, इससे एचसीएल निकलता है। क्या निकलता है? एचसीएल। ये रेड कलर की जो इसमें दिखाई दी, येलो कलर की क्या दिखाई दी? चीफ मुख्य कोशिका, इससे पेप्सिन रेनिन निकलता है। पेप्सिन रेनिन, डायग्राम ये रहा। और कोशिकाओं की ये एक श्रृंखला दिखा रखे। तीसरी हो रही म्यूकस नेक्स्ट सेल यानी कि म्यूकस कोशिका, इससे क्या स्रावित होता है? म्यूकस का, इससे म्यूकस स्रावित होता है। और चौथी हो रही म्यूकस सेल है ना, इससे भी म्यूसिन निकलता है। तो इस तरीके से ये आपने चारों प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। और कहां से? फंडिक भाग के इस दीवार में ये रहा, जहां भी इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट आइए चलते हैं आगे, देखिए। तो दूसरे प्रकार की, अब आंतरिक ग्रंथि की बात करेंगे। आपने 2 प्रकार की ग्रंथि पढ़ ली, लार ग्रंथि और अमाशय ग्रंथि। 2 ग्रंथि आपने पढ़ ली, और किस ग्रंथि से कौन सा रस का स्राव हो रहा है और उस रस में कौन सा तत्व है, एचसीएल है या पेप्सिन है या लार ग्रंथि से कौन सा निकला। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, इनके नाम याद रखना। देखो कंपटीशन में अच्छे से तैयार प्रेपर होकर जाना चाहिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, कंपटीशन का हो, सब चीजें आपको पता हो। इसलिए मैंने नोट्स इसी तरीके से बताए हैं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल भी मार ना खाए, चाहे कंपटीशन का करना हो, चाहे हाई स्कूल का करना हो, चाहे इंटर का करना हो, चाहे नीट के लिए करना हो, बिल्कुल इसी तरीके से आप तैयारी करते रहे। आंतरिक ग्रंथि की बात करेंगे अब।
तीसरी ग्रंथि होती है आंतरिक ग्रंथि, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। अब इसमें देखिए, आंत की दीवार में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। आंत की जो दीवार होती है, देखो ये ग्रंथि दीवार में तो बनती है, अमाशय की दीवार में भी बन रही है ना। अब आंत की दीवार में सबसे पहले लीबर कोहन के क्रिस्ट या लीबर कोहन की दरारें भी कहते हैं इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए लीबर कोहन की दरारें कहां पाई जाती है, तो वो आंत में उपस्थित होती है, ठीक है ना। ये पाचक एंजाइम तथा म्यूकस, देखो इससे क्या निकलता है लीबर कोहन की दरारें से, डायग्राम दिखाऊंगा आपको। पाचक एंजाइम भी निकलते हैं इससे ही, और म्यूकस का स्रावन भी करती है। दूसरी जो ग्रंथि होती है ब्रूनर ग्रंथिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रंथों के नाम जरूर पूछे जाते हैं कि ब्रूनर ग्रंथिया किस अंग में उपस्थित होती है, तो कहां होती है, आंत में, याद रखना ग्रंथों के नाम। और इससे क्या निकलता है, आंतरीय रस, इससे निकलता है आंतरीय रस, और आंतरीय रस को हम कहते हैं सुक्कस एंटेरिकस का माध्यम अक्षारीय बनाती है। जो ब्रूनर ग्रंथियां होती है, आंतरीय रस जो होता है जिसे सुक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का रूप किसी भी रूप से पूछा जा सकता है, आप हमेशा सतर्क रहे, करते रहे, याद भी ध्यान से पढ़िए। किस रस को सुक्कस एंटेरिकस नाम से जाना जाता है, तो किस रस को जाना जाता है, आंतरीय रस को, याद रखना। और ये माध्यम कैसा होता है, इसका अक्षारीय बनाती है आंतरीय रस का माध्यम। इसका पीएच मान कितना होता है, 8.3, 7 से पीएच का मान 7 से ऊपर होता ही अक्षारीय शुरू हो जाता है, इसका तो 8.3 है। प्रतिदिन लगभग 1 लीटर आंतरीय रस का स्राव होता है, प्रतिदिन 1 लीटर आंतरीय रस स्रावित हो जाता है और भोजन प्रक्रिया हो जाती है। तो ये रहा आंतरीय ग्रंथियों से जो ग्रंथियों से रस निकलते हैं, ठीक है ना। ये नाम जरूर याद रखना, सुक्कस एंटेरिकस, किसका, आंतरीय रस का। नेक्स्ट, अब आप देखिए, ये है एक आंतरीय ग्रंथि का डायग्राम। देखिए क्या होता है, जो आंत की दीवार होती है, पहले दीवार से ही बात करेंगे। देखो ये होती है ब्रूनर, ये नीचे की जो ये कोशिकाएं हैं, ये जो यहां आई, इसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर की ग्रंथियां, अभी जो मैंने बताया था आपको। और ये हो गया इंटेस्टिनल एपिथेलियम, ये वाला भाग। और ये क्रिस्ट, ये जो अंदर बीच के ये जो गुहासी है, ये जो खाली भाग, ये लीबर कोहन की दरारें, लीबर कोहन की दरारें। देखिए ये तो होगी क्या, ब्रूनस ग्लैंड, जिससे आंतरीय रस स्रावित हो रहा है। और ये जो बीच का गैप है, ये क्या हो रहा है, क्रिस्ट ऑफ लीबर कोहन्स की दरारें। और ये विली बनाते हैं आंत में, ये ऊपर को उंगली समान प्रवध से बनते हैं, जिसे विली कहते हैं। देखो उंगली जैसी, ये क्या बन रहे हैं, उंगली जैसे प्रवध, इसे क्या कहते हैं, विली। और इसमें कौन से सेल उपस्थित होती है, ग्लोबुलेट सेल। इसमें जो विली बना रही है, इसे कौन से सेल कहते हैं, ग्लोबुलेट सेल सेल होती है। इसमें एब्सोक्रिप्टिव सेल्स होती है। ये 2 तरह की सेल्स इसके अंदर होती है जो विली का निर्माण करती है, याद रखना। विली बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पाचन में, अवशोषण तल बढ़ाता है, ये आगे मैं पाचन में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आगे चलिए, आते रस के बाद आपको सबसे ज्यादा जानने की जरूरत होती है यकृत, लीवर। लीवर यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, लीवर होती है। इसका वजन कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है, ठीक है ना। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है, इसका पित्त का स्रावन होता है। और कहां होता है, जो पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर में संचित होता है। क्या निकलता है इससे, पित्त। देखिए आप यहां देखिए, अब ये हुआ लीवर, ये होता है लीवर। और लीवर से देखिए, लीवर से ये आ रहा है इधर, और ये जब पित्त रस बनता है इसके अंदर, और ये यहाँ ये है गाल ब्लेडर, पित्ताशय गाल ब्लेडर, इसमें इकट्ठा हो जाता है पित्त रस। और अब पित्त रस, ये है पैनक्रियाज, अग्नाशय, ये है अग्नाशय। जब भोजन यहां से यहां होता है अमाशय, अमाशय से होता हुआ ये इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। ये छोटी आंत का यू के आकार की होती है, ये छोटी आंत, इसको कहते हैं हम ड्यूडेनियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग को हम कहते हैं ग्रहणी, यानी कि ड्यूडेनियम। अब ग्रहणी में ही आके पित्त रस मिलता है और अग्नाशय रस मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आप दिख रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आए पित्त का निर्माण कहां होता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
लिवर में होता है। कोई पित्ताशय निशान मत लगाना, पित्ताशय में तो इकट्ठा होता है। और ये दोनों के दोनों रस, अग्नाशय रस और पित्त रस, कहाँ मिलते हैं? आगे छोटी आंत के ग्रहणी में, छोटी आंत के ग्रहणी में। पाचन क्रिया में पढ़ाएंगे ये भी। अब नेक्स्ट देखिए, पित्त रस की अगर बात करें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पित्त रस, पित्त रस को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। इसको बाइल जूस भी कहते हैं। यह हरे पीले रंग का अक्षारीय द्रव है। कैसा रंग होता है इसका? हरे पीले रंग का। और इसका पीएच मान देखिए, हल्का अक्षारीय यानी कि 7.6 से 7.7 होता है। यह भोजन के पाचन तथा वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। इसके अंदर कोई पाचक रस नहीं हो, पाचक एंजाइम नहीं होते, लेकिन फिर भी पाचन में क्रिया निभाता है। जब ये पित्त रस भोजन में मिलेगा तो भोजन के माध्यम को अक्षारीय बनाएगा, ताकि इस पर ट्रिप्सिन काम कर सके, क्रिया कर सके, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया कर सके। तो इसका काम होता है वसा का इमल्सीकरण करना, ताकि इसमें अच्छे से वसा का इमल्सीकरण होकर वसीय अम्ल में बदल जाए। ठीक है। और इसके अंदर जो पित्त वर्णक होते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग हल्के हरे पीले रंग का होता है, वे कौन कौन सा वर्णक होते हैं? पित्त वर्णक होते हैं इसके अंदर, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन आगे आएगा। और इसके साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है तथा लेसिथिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। ये पित्त के अंदर होते हैं, पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल तथा लेसिथिन नामक पदार्थ। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, लेसिथिन कहाँ उपस्थित होता है? कहाँ उपस्थित होता है? पित्त में। अब पित्त लवण की अगर हम बात करें, पित्त लवण की, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, कभी कभी अनुसूत्र भी आ जाता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होता है, ग्लाइकोलेट उपस्थित होता है, टेराकोलेट उपस्थित होता है पित्त लवण के रूप में। इनके लवण के रूप में ये उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, टेराकोलेट। आगे पित्त वर्णक की अगर बात करें, पित्त वर्णक जिसकी वजह, वर्णक का मतलब रंग देने वाले पदार्थ, तो कौन कौन से होते हैं वे? बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन। अभी दोनों के दोनों हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। लेकिन इनका निर्माण कहाँ होता है? लिवर में ही। ये रुधिराणुओं के हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। जो रुधिराणु के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जब उनका विखंडन होता है लिवर में, तो वहां बन जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो लिवर में इसका निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी लिवर में ही होता है। तो ये था पित्त। हाँ, अब देखिए लास्ट ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में समझिए। अमाशय के बाद अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्रंथि। इसका रंग हल्का पीला गुलाबी सा होता है। इसके दो भाग होते हैं, इसके भी पैनक्रियाज के भी दो भाग। नंबर 1 एक्सोक्राइन भाग, एक्सो माने बाहर का भाग। इनसे स्रावित अग्नाशय रस अग्नाशय पिंडकों की गुहा में एकत्रित होता रहता है। यानी कि जो एक्सोक्राइन भाग होता है उसमें क्या स्रावित होता है? अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस जो पिंडक बन जाते हैं उसके अंदर जमा होता रहता है। अभी दिखाऊंगा मैं अग्नाशय का डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो अग्नाशय रस होता है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन, स्ट्रेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं। काइमोट्रिप्सिन भी होता है। ठीक है ना। तो ये एंजाइम काय में उपस्थित होते हैं? अग्नाशय रस के अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखिए एंडोक्राइन भाग, ये तो एक्सोक्राइन था। एंडोक्राइन अभी डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगा। एंडोक्राइन अंदर वाला भाग, इस भाग में पीले रंग की कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। यानी कि ये कोशिकाओं के ऐसे समूह बनते हैं इसके अंदर। एक्साइन बाहर तो ऐसे कोशिकाएं सी पड़ी रहती है, तो जो एक्साइन भाग था उसमें होता है अग्नाशय रस। और जो अंदर होती है ये कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। किस कलर के? पीले रंग की कोशिकाओं के समूह उपस्थित होता है। इन्हें लेगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेगरहैंस की दीपिकाएं कहां उपस्थित होती है? कहां उपस्थित होती है? एंडोक्राइन भाग में। किसके? अग्नाशय के, अग्नाशय के एंडोक्राइन भाग में। और ये 3 प्रकार की होती है लेगरहैंस की दीपिकाएं, जो क्रमशः जिन्हें हम कहते हैं बीटा, अल्फा, डेल्टा। इनका नाम होता है बीटा, अल्फा, डेल्टा कोशिकाएं कहलाती है। आइए इनके बारे में भी समझते हैं। देखिए ये हुआ पेनक्रियाज, ये छोटी आंत का ड्यूडेनियम भाग यानी कि ग्रहणी, और ये हो गया गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। ठीक है ना। तो इससे भी अग्नाशय रस यहाँ आएगा और पित्त रस भी यहाँ आएगा। ठीक है ना, इस डक्ट के द्वारा। तो अब देखिए पेनक्रियाज, देखो ये बताया था मैंने अग्नाशय का भाग। ये जो बाहर के, देखो ये बाहर वाली कोशिकाएं, ये एक्साइन भाग, ये क्या है? एक्साइन। ये हुआ एक्साइन भाग। ये एंडाइन कोशिकाओं का जो समूह बन गया, ये एंडाइन भाग हो गया। तो इसमें देखो 3 प्रकार की कोशिकाएं,
अल्फा सेल, ये जो बाहर ऊपर की सेल थी ना, फिर से दोबारा से देखिए, ये देखिए, ये जो बाहर वाली देखो ये अल्फा सेल हो गया, इसके अंदर वाली ये जो गाढ़ी गाढ़ी है ये बीटा सेल हो गई, और ये जो यहां वाली सेल है ये होगी डेल्टा सेल। इस तरीके से इसके अंदर तीनों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है ना। और यही कहलाती है लेबरहैंस की वो, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज पॉलीपेप्टाइड सेल भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर ब्लड की कैपिलरी भी उपस्थित होती है, ब्लड की कैपिलरी भी उपस्थित होती है। और ये हो गया एक्साइन भाग और ये हो गया एंडाइन भाग, एक्साइन ये वाली, ठीक है ना। इनमें बनते हैं, बाहर वाली भाग में बनता है अग्नाशय रस, ठीक है। अब आगे देखिए, जो मैंने 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको बताई, बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं क्या कहती है, इसकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन कौन बनाता है, बीटा कोशिकाएं। अगर डीपली पूछती है, बीटा कोशिकाएं बनाती है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बनता है तो लिवर में क्या कहता है, उसको ग्लाइकोजन में बदलने के लिए बढ़ावा देता है इंसुलिन। तो देखो, अब इंसुलिन का थोड़ा सा काम समझिए। एवं कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को नियंत्रित रखना। इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसका काम होता है ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करना। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए शरीर के अंदर तो रुधिर का आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर के साथ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फिर ग्लूकोज का संचय तो होना नहीं, फिर वो क्या होगा, पेशाब के जरिए वो बाहर, मूत्र के जरिए बाहर होता रहेगा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। और इससे क्या होता है, ग्लूकोज की कमी आनी शुरू हो जाएगी शरीर में, और इसी बीमारी को हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए अगर होने पर रुधिर में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, फिर रुधिर में शर्करा की मात्रा कम होती है। याद रखना, शर्करा की मात्रा कम होती है कब, जब इंसुलिन ज्यादा हो जाता है, जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। अल्फा कोशिकाएं की बात करेंगे, यह ग्लूकेगान, कौन सा हार्मोन बनाती है, ग्लूकेगान, और यो कौन सा बना रहा था, इंसुलिन। बीटा कोशिकाएं इसकी बना रही थी इंसुलिन, और अल्फा कोशिकाएं बना रही ग्लूकेगान। यह यकृत में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, उल्टा काम, इंसुलिन ने क्या कहा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ग्लूकेगान क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, तथा इंसुलिन के प्रभाव को भी ये कम कर देता है। तो समझ में आ रहा कि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संचय को बढ़ावा देता है, यो अपोजिट करता है ग्लूकेगान। और दोनों क्रिया कहां होती है, लिवर में। अब देखिए इसकी, तो ये था आपने पढ़ा पूरा का पूरा ग्रंथों के बारे में। तो ये पाचन क्रिया के तहत आपने ग्रंथिया, पाचक ग्रंथिया और पाचक रस के बारे में जाना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में अब पूरी की पूरी पाचन क्रिया पढ़ेंगे। जब आपने पूरा समझ लिया तो पाचन क्रिया समझना। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।